एजेंसी सब चलाते हैं, डूइंग गुड, स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट, हाउ दिस हैपेंड? हुआ कुछ नहीं, बट हमें चीजें बहुत सारी सीखी। मैं 150 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरी नावें जल गई थी। लिंक्डइन में मैं भी 5 साल से लिख रहा हूँ, मेरे तो 15,000 फॉलोअर नहीं हुए। व्हाट इज द रीजन? जैसे डिजाइन मल्टीवर्स जो है, जो बरखा के साथ में, हाँ। दैट इज फेयरली न्यू। मेरे आइडिया से में जो पैसा लगाया वो डूब गया, तो ये मेरे को नहीं बोलता कि भाई तेरे आइडिया पे पैसा डूब गया और इसके आइडिया पे कोई पैसा डूबा है, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि यार पैसा डूब गया। बड़े बड़े स्टेज पे जाके भी पार्टनरशिप्स स्प्लिट हो जाती हैं। बट इंडिया वालों को क्या हो जाता है कि ना, पहले महीने उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई ना मेरे को ये करना है। उनको समझा भी दिया कि भाई तुम्हें ना 3 महीने ना वेट करना पड़ेगा एक डिसेंट तुम्हें ना नंबर्स दिखाने के लिए। 2-3 महीने हमने हमारी सैलरीज नहीं निकाली थी, ठीक है। So hi everyone, we are back with our podcast series, and today we are having a startup chit chat with one of a very interesting business from Jaipur. With me I have Kuldeep, Sachin and Barkha, young entrepreneurs doing wonderful work in marketing and design communications. They run a business called Get Catalyzed. आगे की story, let's begin with the guest with us. Hi Kuldeep, I'm Ravi. थैंक यू। Hi Sachin. Hello. Hi Barkha. So good to have you here. आप लोगों की स्टोरी हम लोगों को इसलिए समझनी बिकॉज वी वांट टू एनकरेज, वी वांट टू मोटिवेट द यूथ सिटिंग देयर हु इज थिंकिंग कि जॉब करें, कि बिजनेस करें, कि स्टार्टअप करें, कैसे करें। तो स्टार्ट करते हैं, बताएं आप लोगों के बारे में, हाउ हैव यू स्टार्टेड? वैसे कोई अच्छे दोस्त नहीं थे, हम लोग मिले थे। अच्छे दोस्त नहीं थे। एकदम ऑनेस्ट। MLM के अंदर हम लोग मिले थे, एंड इसका बड़ा भाई था, वो मेरा दोस्त था, उसके थ्रू मैं इससे मिला। फिर थोड़ी थोड़ी अभी कभी कभी हमारी बातचीत होती थी, एंड फिर लॉकडाउन से पहले की बात है कि ये भी गुड़गांव में जॉब करने गया था, मैं भी वहाँ पे जॉब कर रहा था, एंड तब हमारी थोड़ी सी ज़्यादा कम्युनिकेशन होने लगती थी। एंड मैं भी मार्केटिंग के अंदर था, ये भी कुछ साइड बाय साइड अपना एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। एंड इसने एक अपना ब्लॉग चालू करा था, उसके अंदर मैं इसकी हेल्प कर रहा था। एंड दिस इज़ हाउ हम लोग एक बार साथ में आए। एंड कुछ टाइम बाद में हम लोगों ने प्लान करा कि हमें एक बार एजेंसी स्टार्ट करनी, क्योंकि मुझे भी एजेंसी स्टार्ट करनी थी, कुलदीप को भी एजेंसी स्टार्ट करनी थी। बस हम अपनी स्किल को ना कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट था। मेरा एक जो पार्ट है कम्युनिकेशन का, वो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा काम करने का पार्ट स्ट्रॉन्ग है, बट कुलदीप का कम्युनिकेशन का पार्ट। तो मेहनत आप करते हो। हाँ, लाइमलाइट कुलदीप ले जाते हैं। हाँ, तो हम आपस में अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे की स्किल्स को। एंड दिस इज हाउ वी स्टार्टेड गेट कैटलाइज्ड। कितना टाइम हो गया गेट कैटलाइज्ड को? 4 साल हो गए हैं अभी, ऑलमोस्ट मोर देन 4 इयर्स। तो हमारा जो इसकी फाउंडेशन थी, वो जैसे सचिन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही लगी थी। तो मेरे अच्छा। को क्या लिखना बहुत पसंद था, लॉकडाउन में फ्री थे सब लोग तो मैं भी फ्री था, तो उस टाइम पे मैं लिख रहा था, सचिन मेरी हेल्प कर रहा था चीज़ों में। तो पहले क्या है, मेरे पास में ऑप्शंस बहुत आते थे, पिचेस आती थी कि एजेंसी स्टार्ट करनी है साथ में, क्योंकि मैं एज ए फ्रीलांसर काम कर रहा था और मैंने स्टार्ट ही इंटरनेशनल मार्केट से करा था। तो मैं सो इंटरनेशनल हाउ यू स्टार्टेड विद इंटरनेशनल मार्केट? ये तो एक क्वेरी है, ये तो आपको बताओ पहले आप, बिकॉज मार्केटिंग एजेंसीज आर ओपनिंग एवरी डे, टू बी ऑनेस्ट। हर जगह पे देयर इज अ मार्केटिंग एजेंसी। हाँ, getting success into a marketing agency, and as far as I know you are a LinkedIn influencer also. आपकी शायद 15-16 हज़ार फॉलोअर्स हैं। सो कुलदीप इज ऑल्सो अ लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट। सो इसलिए ये स्टोरी हम लोगों के लिए स्पेशल है, क्योंकि एजेंसी सब चलाते हैं, काफी लोग चला रहे हैं, दे आर डूइंग गुड, बट स्टार्टिंग विद द इंटरनेशनल मार्केट, हाउ दिस हैपेंड? तो इसकी देखो बेसिकली ना बहुत बढ़िया सी कहानी है। लोग है ना काफ़ी बोलते हैं कि ना ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, हाँ। जैसे कि freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, बोले ये वर्क नहीं करते, बहुत मेहनत लगती है ऐसा करके। तो मेरा भी ना कुछ ऐसी ही थॉट था। तो मैंने 10 साल पहले 2014 में मार्केटिंग सेगमेंट में मैं था, तो जॉब से मैंने स्टार्ट करा था। तो तब भी मैंने freelancer.com पे प्रोफाइल बनाई थी, मैंने ट्राई करा था, बट मेरे दिमाग में सेम थॉट प्रोसेस था कि यार बहुत कंपटीशन है और क्लाइंट नहीं मिलेंगे, तो मैंने उस पर वर्क नहीं किया। फिर जब मैं मेरी फ्रीलांसिंग, जैसे सचिन ने बताया, मैं गुड़गांव गया था और टू बी ऑनेस्ट मैं तो धक्के खा के आया हूँ ठीक है। मैं वहाँ पे 3 महीने काम करके मैंने हाथ जोड़ क्या लिया। जॉब किया आपने गुड़गांव में? मैंने कन्वर्जीज नाम से कंपनी थी, Yes. उसमें टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव था मैं। द कॉमन यूथ जॉब। हाँ, तो बीपीओ में था मैं, BPO. ये डेल के बीपीओ में। तो Nice. मैं तो मतलब मुंह की खा के मैं वापस आ गया था, मैंने हाथ जोड़ लिए। मैं बोला यार अपने को वापस जयपुर जाना, जयपुर से बाहर नहीं जाना
बट फिर ये था कि करियर में ग्रो तो करना ही था। तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड विद द सेम प्लेटफॉर्म freelancer.com अगेन। तो 4 साल ओके। पहले मैंने जो सोचा कि यार मेरे दिमाग में ये था कि यार बहुत कंपटीशन है, प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, ये सब उसको मेरे को ना फिर ब्रेक करना था, ठीक है। और फिर मैं 2018 में मैंने वो चीज़ें चालू करी। और इससे ना एक स्टोरी आपने सुनी होगी, बेसिकली एक राजा होता है, उसकी सेना जाती है लड़ने, वो हार के वापस आ जाती है, एक हाँ। ना टापू पे जाते हैं। तो मैं ये बहुत रेजोनेट करता हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की लाइफ से है। तो वो राजा बोलता है कि सेनापति को कि आप अपनी नाव जला दो, जब सेना उतर जाए तो उनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो जीत जाओ, जिंदा रहना है, तो वरना मर जाओगे। तो फिर उसके बाद में वो सेना जीत जाती है, 3-4 बार हारने के बाद। तो सिमिलर मेरे साथ में सीन था, जहाँ मैं पहले मेहनत कर रहा था 2014 में, बट मुझे लगा कंपटीशन है, नहीं मिलेगा। 2018 में मैंने उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि तब मेरे पास में ये था कि यार अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे पहुंचना ही है वहां तक। तो फिर मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ में अपना freelancer.com से क्लाइंट सोर्स करने की सो प्रैक्टिस कर हाउ रहा डू था। यू क्रैक योर फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट? वो कैसे मिला? वो फ्रीलांसर प्रोफाइल नया होगा, कोई रेटिंग नहीं हाँ, होगी, कोई रेफरेंस नहीं होगा, पहला क्लाइंट कैसे मिला आपको? देखो पहला ऐसा था कि ना मेरे कोई नोन में भैया थे, उनका मैंने कुछ छोटा मोटा काम करा था। तो रेदर देन उनसे मैं ले सकता था पैसे, मतलब कैश में या फिर ऑनलाइन जैसे भी। बट मैंने उनको बोला कि ना भैया आप मेरे को ऑनलाइन पे करो, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म नाइस। के थ्रू। तो भले मेरी ना उसमें फीस वगैरह लगी, मेरे लगभग 2,000 रुपये मान लो उस टाइम मेरे को कम ट्रांजेक्शन। मिले, हाँ। जितने मिल सकते थे। बट मैंने उनसे 2 रिव्यूज वहां पे ले लिए, ठीक है। तो वो मेरी प्रोफाइल को एक बूस्ट दे दिया। फिर मैं थोड़ा सा लिखने में अच्छा था, मैंने प्रोफाइल अच्छी बनाई। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज, मैं लगा रहा बिड्स करने में, ठीक है। मेरा जो पहला इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था, यानी जो प्लेटफॉर्म से पहला प्रोजेक्ट था, क्योंकि भैया वाला तो मतलब पर्सनल रिलेशन था, तो उनसे बस लिया था ऑनलाइन। तो पहला प्रोजेक्ट जो मिला था वो 150 बिड्स करने के बाद में मिला था, ठीक है। वाह। तो अब वो हर कोई मतलब हिम्मत हार जाएगा, 10, 20, 30, 40, 50 इतनी करके, ठीक है। 80, 100 वो नहीं पहुंचेगा 150 तक। मैं डेढ़ सौ सही तक बात मैं 150 तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मेरी नावें जल गई थी। तो मुझे करना था, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, तो मैं 150 बिट्स तक पहुंचा। फिर मुझे पहला क्लाइंट मिला, मेरे को मोटिवेशन आया। और फिर भी मतलब ऐसा था कि शुरू के 3 महीने में मेरे पास 5,000 रुपए के क्लाइंट्स थे। 3 क्लाइंट्स का काम करा, सिर्फ 5,000 रुपए वर्थ थी टोटल तीनों की। तो है। बाप रे। 3 क्लाइंट, 5,000 रुपीज इन टोटल इन टोटल। हाँ। एंड क्या काम था उनका? कंटेंट राइटिंग? उनका नहीं, उनके लिए मैं वीए वाला काम कर रहा था, बेसिकली B2B ईमेल लिस्ट बिल्ड करना। पहला तो कोई ओके। था, वो म्यूजिक प्रोड्यूसर था, उसका अपना म्यूजिक मतलब आगे ले जाना था। तो उसका था कि ब्लॉग्स को रीच आउट करना है, तो ब्लॉग्स फाइंड करके दो। तो मैंने उनको ब्लॉग्स फाइंड करके दिए। ऐसे ही किसी को अपनी सर्विस पिच करनी थी, तो ऐसे 2-3 छोटे ये छोटे। अलग तरह का काम है। हाँ, ये बिल्कुल मतलब ये एक वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस है जो हम अभी देते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ग्रेट। तो वो मैं कर रहा था। फिर मेरे को आई गॉट अ क्लाइंट इन नवंबर, जो जिसने मेरा बेस बनाया। फिर उस टाइम पे मैं जॉब भी कर रहा था, ऐसा नहीं था मैं फ्री बैठा था, जॉब तो कर ही रहा था कि सर्वाइवल तो जरूरी था। बट ये था कि यार अब वो साइड हसल में ना पुश करके और इसको बनाना So है। you continued with a side hustle with your job. हाँ, You went after freelancer.com. You बिल्कुल kept bidding, and बिल्कुल। that's how you started your हाँ international journey. हाँ। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने डोमेस्टिक मार्केट में प्रोजेक्ट्स नहीं ढूंढे, या ढूंढे मिले नहीं? नहीं, ढूंढे ही नहीं मैंने। ढूंढे ही नहीं? नहीं, ढूंढे नहीं एक्चुअली। तो आपको इंडियन कस्टमर्स पे बिलीव नहीं नहीं, मेरे को ये तो पता ही था ना कि ना इंटरनेशनल मार्केट में पैसा अच्छा मिलता है। है? क्योंकि दिस जनरली हैपेंस, आई केप्ट मीटिंग पीपल। तो मुझे लगता है इंटरनेशनल मार्केट को टच करने का एस्पिरेशन सब रखते हैं, बट करते नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग अगेन अगेन, इंडियन मार्केट में क्यों नहीं किया? व्हाट केप्ट यू अवे फ्रॉम इंडियन मार्केट? नहीं, मेरे पास में टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पे इतनी ज्यादा स्किल्स भी नहीं थी, ठीक है, कि मैं कि मैं इंडियन को सर्विस दूं? नहीं, कि मैं इंडियन मार्केट में सर्विस दे के अच्छा चार्ज कर लूं। तो ओके। हाँ, तो फिर पहले से यही था। और जिन भैया का मैंने बताया कि छोटा मोटा काम करता था, वो इंटरनेशनल मार्केट में काम करते थे बहुत टाइम से। तो उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई ऐसे प्लेटफॉर्म से तुम इंटरनेशनल ले सकते हो, अच्छे आप कमा सकते हो, ये सब। तो इसलिए वही एस्पिरेशन थी। तो मैं Aspiration. इंडियन प्रोजेक्ट्स पे तो मैं बिड भी नहीं करता था,
क्योंकि मुझे ना थोड़े टाइम बाद ही, जब वो मैं 150 बिट्स की जो मेरी जर्नी थी ना, हाँ उस 150 बिट्स की जर्नी की जो लर्निंग है ना, वो आज भी काम कर रही है। उसमें मेरे को फिगर आउट हो गया था कि कौन से फेक प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन अच्छा सा बंदा नहीं रीच आउट करेगा, कौन सा कितने पैसे दे सकता है, ठीक है। क्योंकि ग्रेट इन प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादातर क्या होता है, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स आते हैं। जैसे कि मैंने आप इंटरनेशनल फ्रेंड, तो आपसे प्रोजेक्ट उठाया और मैंने एज इट इज आपसे मान लो 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट उठाया, एज इट इज डाल दिया, इन्होंने को 20,000 में दे दिया, मैंने बैलेंस रख लिया, ठीक है। तो मुझे जब वो 150 बिट्स की जर्नी थी, उसमें ये फिगर आउट हो गया था कि ये ना जो गैप आ रहा है ना, मुझे ये फिल करवाना है, ठीक है। तो मैं नहीं रीच आउट करूंगा इनको, थर्ड पार्टी को। अंडरस्टूड तो अंडरस्टूड मैं नहीं कर रहा था बिड उन पे फिर बाद में। ग्रेट तो कमिंग टू यू बका आपकी जर्नी क्या रही मेरी जर्नी इन दोनों से काफ़ी अलग है, क्योंकि मैंने हमेशा से फ्रीलांसिंग करी है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स ऑफ VFX and designing, I Okay. started freelancing. During those days, I was in touch with Kuldeep, and he told me कि जॉब पे तो कुछ नहीं मिलेगा, इंडियन मार्केट में लोग बस काम करवाते हैं, एंड डिज़ाइनर्स की हालत थोड़ी और ज़्यादा ख़राब होती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ डिज़ाइन बनाने होते हैं, बिना सोचे बिना समझे क्लाइंट की डिमांड्स पूरी करनी होती हैं। तो फिर मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी, एंड आई हैव नेवर डन अ जॉब, Never. I have always done in freelancing Indian clients. I have worked more with Indian clients, lesser with international Why? clients. Because जब हम डिजाइनिंग सेंस की बात करते हैं तो एक कनेक्ट होता है डिजाइनर का जो हमारा क्लाइंट है उसके साथ। हाँ तो हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिजाइन्स की, सामने वाले के थॉट प्रोसेस की, कि उसे क्या बनवाना है, क्या मार्केट में है। तो जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ की डिजाइन नॉलेज ज़्यादा होती है। Okay. तो वैसे हर डिजाइनर का अलग सेंस होता है। तो you मेरा- preferred to be with Indian people Yeah, I genuinely prefer to be with Indian clients more, क्योंकि उनके साथ हम एक इमोशनल कनेक्ट कर सकते हैं, फिजिकल कनेक्ट कर सकते हैं। हम अपने एरिया के ब्रांड्स को जानते हैं, अपने कंट्री के लोगों को जानते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जानते हैं। तो मेरा कनेक्ट वहाँ ज़्यादा है, तो मैं वहाँ अपना आउटपुट अच्छा दे पाती हूँ। पर इंडियन मार्केट में राइट कुलदीप सेठ की पैसा नहीं मिलता डिजाइन्स को लेके तो देयर इज अ चैलेंज लेट मी टेल यू माय स्टोरी मतलब आई जस्ट वांट टू बिल्ड अपॉन 5-6 साल पहले मार्केट में एक ट्रेंड आया कि देयर वाज एवरी सेकंड गाय वर्किंग ऑन कैनवा हाँ, एंड कॉलिंग हिमसेल्फ अ डिजाइनर। एंड डिजाइनर वाज लाइक कि यार अब हम क्या करेंगे कैनवा तो ये तो आपकी लाइफ में भी same थ्रेट thought आया मेरे माइंड में भी आया था 3 साल पहले कि अब तो कैनवा है, अलग अलग AI टूल्स है। व्हेन AI वाज न्यू एंड एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट AI डिजाइन, AI फलाना ढिमकाना, तो आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं, ग्राफिक्स के भी सब कैनवा पे बना रहे हैं। बट इट वाज अ ड्यूरेशन ऑफ लाइक इन 6 मंथ्स आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि जो कैनवा के डिजाइनर है ना वो कोई भी बना ले रहा है। और वहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेशन है कि जो कैनवा हमें प्रोवाइड करवाएगा विद प्रीमियम वो हम कर सकते हैं। बट एक डिजाइनर के पास जिसका बेस ही डिजाइनिंग है, जिसका बेस कोर नॉलेज उसकी जो कहते हैं ना बेसिक ड्राइंग से शुरू होती है, वो चीज वो कैनवा के डिजाइनर के अंदर नहीं होती है। और वही एक रियल डिजाइनर द क्रिएटिविटी दैट अ ह्यूमन बनाने में और डिजाइन करने में ना बहुत थिन लाइन का गैप होता है। बट डू यू थिंक कैनवा हेल्प अ लॉट ऑफ बिजनेसेस Yes, it does. It does today, because those who don't have so much of resources and balance in their accounts, so they can work on that. जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो अच्छे डिजाइनर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट दोज हु आर स्टार्टिंग अप, जो स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए कैनवा एक बेस्ट रिसोर्स है अपना स्टार्टिंग करने के लिए। आफ्टर दे गेट लॉट ऑफ लाइक जिनके पास प्रोजेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, इनकम हो जाती है, तो वो एक अच्छे डिजाइनर को हायर कर सकते हैं, बिकॉज हार्डवर्क की कॉस्ट होती है। yes but I think tools like Canva AI के हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म they've actually made life easier for us Yes. क्योंकि over a period of time I realized कि अगर कोई जना कैनवा से इन्फ्लुएंस होके आ भी रहा है एटलीस्ट ही इज गेटिंग ओरिएंटेड टुवर्ड डिजाइन सेंस उसको दिख रहा है कि यार टेम्पलेट्स क्या हो सकते हैं होता है कि डिजाइन सेंस का ही फर्क होता है। कैनवा Yes. के डिजाइन के अंदर वो सेंस ही नहीं होती है कि कौन से कलर्स लगाने हैं। yes that's the creative side of it that's a higher level of designing but at least for a business टेढ़े मेढ़े colors It's a boom. it's kind of thing so this is what we got to know is bit of the good side what are the tough sides of the things आप लोगों की you guys are husband wife right तो ये बीच में डिजाइन और मार्केटिंग का अलाइनमेंट कैसे हुआ It's another story in itself. बाकी एक इससे ना इंटरेस्टिंग चीज ये निकल के आती है, जैसे अभी सचिन ने भी बताया कि
हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम लोग आपस में, ठीक है, मतलब मैं सचिन से एमएलएम के थ्रू ही मिला हूँ और मैं ये कौन सा MLM था? ये सारसो नाम से Sarso.net. हाँ So, आप ऑडियंस में MLM के बारे में कुछ बताएंगे? We are not promoting MLM here. So over a period of time MLM वो ठीक है, वो एक पार्ट था जर्नी का। मैं तो बहुत थैंकफुल So, अभी आप उसको गुड साइड से देखते हो कि बैड साइड से मैं देखते तो हो? गुड साइड से देखता हूँ। सिखा दिया उसने। हाँ, उसने ना एक सबसे बड़ी जो चीज सिखाई ना, वो हसल करना सिखाया। दूसरा उसने एक चीज सिखाई कि ना, जो एक है ना माइंडसेट होता है ना, जैसे कि ना मोस्टली लोगों का आज के टाइम में माइंडसेट है कि जॉब करें गवर्नमेंट की। जैसे कि अपने राजस्थान के अंदर एक कल्चर है गवर्नमेंट जॉब का, कि ना तैयारी कर लो बेटा, ये कर लो। वो जो कल्चर था ना, वहां से निकाल के उन्होंने ना दिमाग में ये फिट करवा दी कि यार एक पैसा भी है, बिजनेस करना चाहिए, यहाँ ये पर मेरे मन का सवाल पूछता हूँ। हाँ, MLM के बारे में ना वैसी बहुत नेगेटिविटी रहती है। हाँ। रहती है। आप लोगों ने भी जब किया हुआ तब भी थी। तो कैसे ज्वाइन किया, मतलब व्हाट इंस्पायर्ड यू टू जॉइन MLM डिस्पाइट नोइंग कि यार थोड़ा सा ग्रे एरिया है? मुझे लगता है तीनों के अलग अलग रीजन। हाँ ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, ये समझना मुझे। मेरा ज्वाइन करने का एक ही रीजन था। मेरे को बस एक चीज दिखी थी वहां पे, मेरे को ये बोला था कि ना 1 करोड़ रुपए आ जाएगा 1 साल में। बस ये BMW ऑडी 1 करोड़ रुपए। तो उन्होंने मेरे को यही बोला। फिर Very honest. क्या मेहनत करनी पड़ेगी, बोले कि ऐसे ऐसे लोगों को ये करना है तेरे को, और कुछ नहीं है। मैं कहा चल कर ले, ठीक है। और ये सोच के हम लोगों ने 3 साल निकाल दिए, पर 1 करोड़ में हुआ कुछ नहीं, बट है ना चीजें बहुत सारी सीखी। हाउ डिड यू जॉइन? मेरे साथ तो ये था कि मैं एक संडे को ही इवेंट में गया था, तो अपने महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम में, अच्छा खासा बड़ा ऑडिटोरियम है, उसमें वो इवेंट था। तो मैंने जो मुझे मोटिवेट करी थी वो चीज़ ये थी कि मैं हमेशा से एक्सपीरियंसेस की तरफ भागा हूँ कि अच्छा। क्या कुछ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ में, ठीक है। तो मैंने जो वहाँ पे देखा ना, मैं जॉब कर रहा था उस टाइम पे, तो मुझे लगा कि यार जॉब तो कर रहा हूँ बट उसमें इतना एक्सपोजर नहीं है। यहाँ से मुझे ना उस टाइम पे भी ना ये रियलाइजेशन था शायद पैसा नहीं आएगा यहाँ से। अच्छा, ठीक है? यू न्यू इट। हाँ, मेरे को इंस्टिंक्ट रियलाइजेशन बोल रहा था, बोले गड़बड़ तो है। हाँ, मुझे रियलाइजेशन था कि यार पैसा नहीं आएगा शायद यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग नहीं कमाते यार पैसे, अपने साथ अपने एज के हैं, जॉब तो कर रहा हूँ, पैसा तो कुछ तो आ ही रहा है। पर मुझे ये था कि यार ये लोग ना बोल बढ़िया रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सपोजर, ऐसे बातचीत करना और ये सब, और ये चीजें क्या उस टाइम पे मेरी कमियां थी सारी, ठीक अच्छा। है। मैं आई वॉज नॉट रियली गुड एट कम्युनिकेशन, फ्लुएंसी में मेरी दिक्कत थी, और ये मेरी कमियां दिख रही थी मुझे जो दूसरों में नहीं थी। तो मुझे मेरे दिमाग में इतना सा था कि, और मैंने पापा को भी जो कन्विंस करा था वो यही बोल के करा था कि पापा मेरे को नहीं पता यहाँ से मेरे को कमाई तो नहीं होगी या जो भी है, बट मुझे ये पक्का पता है कि मेरी जिंदगी का कोई अलग एक्सपीरियंस है जो मुझे और कहीं से शायद ना मिले, वो मुझे सिर्फ इसलिए करना है। ग्रेट। तो बस ये मेरा योर्स motive था। इट वाज सेम MLM? हाँ हाँ You three were with the same. अच्छा, आप वहीं मिले, then you हाँ, both बल्कि met. हम लोग अलग अलग सिटीज में थे, मैं जयपुर से, ये दिल्ली से, और ये सीकर So से। there was a universal call कि आप लोगों को ज्वाइन करना है, then पार्टनरशिप्स में आना है on different levels. Yes, आपने कैसे ज्वाइन किया? मैंने 12th के एग्जाम खत्म करे थे 30 मार्च को, एंड देन नेक्स्ट वीक जो कमिंग संडे था उस पे मेरी सिस्टर मुझे वही इवेंट में, संडे के इवेंट में लेके गई थी, बोल के कि देयर इज समथिंग इवेंट, कॉलेज इवेंट। तो मैं गई, तो मैंने देखा, तो मुझे लगा कि यार मुझे पैसे कमाने की क्या जरूरत है, मैंने अभी 12th ही करी है, अभी तो मेरे को कॉलेज वगैरह जाना है, एंजॉय करना है। तो शी वाज लाइक कि नहीं, मैं कह रही हूँ ना तू कर ले बस। तो उसके बाद फिर ऑप्शन कहाँ रहता है, छुट्टी महीना के बाद ठीक है तो करवा ले जो करना है। तो फिर मैंने 1 साल ऐसे ही निकाला, जो भी उसमें वो कहते थे कि जो भी हमारे अपलाइन जो भी होते थे, तो उसके साथ हमें रहना पड़ता था, जाना पड़ता था। तो कुछ दिन तो मुझे अच्छा लगा, फिर बाद में आई वाज बोर्ड कि आगे क्या है। और फिर वो सेल वाली बात होती थी, तो मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी पहले। अच्छा। तो वो सेल मेरे से तो क्या ही निकलेगी, मैंने आज तक कोई सेल नहीं करी, एंड मैं मार्केटिंग में 10 भी नहीं हूँ 100 में से। तो आई वाज लाइक आई एम टोटली ऑफ, एंड देन फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया था, मुझे लगा मुझे नया काम मिल गया तो ये छोड़ दो, फिर मैंने वो छोड़ दिया। बस वो तो हमारी स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी। देयर वाज अ इवेंट इन जयपुर, तो उसमें मेरे को ना स्टेज पे बोलना था, अब उसके लिए कुछ 3 सेल्स निकालनी थी हमें, आज तक मेरी कोई सेल नहीं निकली थी। अच्छा। उस इवेंट के लिए 3 सेल निकालनी थी, देयर वाज नो क्लू, क्योंकि कुछ होता तो था नहीं मेरे से। तो किसी और ने 3 सेल निकाली थी, वो मेरे नाम पे आई थी, वो लग गई। फिर मुझे स्टेज पे बोलना था जयपुर में, अब लकीली उसके लिए घर से परमिशन भी मिल गई, हम जयपुर आ गए, मैंने स्टेज पे बोला, इन्होंने मुझे स्टेज पे बोलते हुए सुन लिया, एंड जिस सीट से मैं उठ के गई थी उस सीट पे ही आके बैठ गए।
और उसी से एक रात पहले क्या है, मैंने समहाउ ना फेसबुक पे ना इसकी प्रोफाइल स्टॉक करी थी। तो मतलब मेरे ओह। ऐड थी ये, समहाउ आई डिडंट नो कि कैसे थी। बस MLM। मेरे को उस दिन मेरे को प्रोफाइल मैंने स्टॉक करी, अगले दिन मेरे को ये गेट पे दिखी। फिर हम अंदर गए तो ये लोग पहले सीट पे बैठे हुए थे, फिर ये लोग स्टेज पे गए। मतलब यहाँ पे हम लोग आई थिंक 30-40 लोग होंगे जो नीचे सीढ़ियों पे बैठे हुए थे। तो उनमें से मैं लास्ट इंसान था जिसको एडजस्ट कराया किसी सीट पे, और वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि वो इन्हीं की सीट थी। Because I came back to take my copy. हाँ, उनके इनकी नोटबुक वगैरह वहीं पड़ी थी, तो ये आई और नोटबुक लेके चली गई। तो मुझे लगा यार कल मैंने प्रोफाइल स्टॉक करी, फिर मेरे को हाँ। गेट पे दिखी इतने हजारों I लोगों was में, unaware totally. और सीट पे मैं इतनी सीटों में इनकी सीट पे आके बैठा। मुझे लगा यार ये कोई तो कोइंसिडेंस है यहाँ पे। तो फिर मैंने इनको मैसेज करा। तो मतलब MLM ने लेटली आप लोगों को ROI तो दे दी। ओके। और मैं उस टाइम पे छोड़ चुका था। मैं गया था क्योंकि मेरा एक फ्रेंड भी स्पीकर, जब मैंने बताया ना मेरा बेस्ट फ्रेंड भी हाँ, MLM से है, हाँ। तो वो उस इवेंट पे स्पीकर था, तो मैं उसकी वजह से उस इवेंट में गया था। समहाउ मेरे को एक दिन पहले प्रोफाइल मिली और वो कोइंसिडेंसेस होने लगे। तो मुझे लगा, तभी मुझे लगा था कि यार कुछ गड़बड़ है, Then कोई you तो reached साइन out है। कि she reached out? You reached आई out. रीच्ड आउट क्योंकि मेरे साथ कोइंसिडेंसेस हो रहे थे, इनको तो पता भी नहीं था। मेरे साथ कोइंसिडेंसेस हो रहे थे, तो मैंने मैसेज करा एंड समहाउ शादी हो गई अब। Wow. So ultimately, we can estimate that there are universal energies that For sure, works. for sure. क्योंकि MLM जैसे businesses में आना, जनरली क्या होता है, टायर 3 टायर 4 सिटी गांव के बच्चों को MLM में लाना इज इजी टास्क, क्योंकि उनके लिए और कुछ एस्पिरेशन बनती नहीं है। एक इस स्टेज पे तुम लोगों को लेके चले जाना, मतलब तुम लोगों को वहां पहुंच जाना एंड देन अलाइनिंग, आई थिंक देयर इज, वी कैन बिलीव दैट देयर आर सम यूनिवर्सल फोर्सेस वर्किंग अराउंड। सो लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। बिजनेस में कब लगा कि अब थोड़ा सा पोजीशन स्टेबल हो रहा है? व्हेन, व्हाट आर द गुड इंस्टेंस एंड गुड बिजनेस हैपेंड? अभी बिजनेस में तो यार देखो, टू बी ऑनेस्ट, जैसा हर बिजनेस के साथ होता है कि ना अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते Yes. हैं। ठीक है, नए अप्स जाते हैं और नए डाउन्स आते रहते हैं, तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि तो अभी अप्स क्या रहे? अप्स तो हाउ यू बिकम अ लिंक्डइन ब्रांडिंग एक्सपर्ट, जहां पे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, जहां पे ये सब कुछ था? तो लिंक्डइन का ये है कि जब मैं फ्रीलांसिंग जर्नी चल रही थी मेरी, तो एक टाइम ऐसा था कि मेरा जो बिजनेस था वो ऑटो पायलट पे चला। वो ऐसे कि जहां मैं जॉब कर रहा था पहले, जो लिस्ट बिल्डिंग वगैरह का, मैंने क्लाइंट्स उठाए, ठीक है, और मेरे साथ में एक पर्सन काम करता था, मैंने पूरा काम उसको ऑफलोड कर दिया। तो हम दोनों ही 2014 से काम करते आ रहे थे। 2018 में मैंने अपना फ्रीलांसिंग चालू करी थी, और वो भी अभी फ्रीलांसिंग कर रहा था। बट सिंस वो इंडियन मार्केट में काम करता था, मैं इंटरनेशनल मार्केट में Yes. काम करता था, तो वो 100 और 20 और 80 वाला मैंने आपको बताया, ऐसे ही हाँ. कुछ हिसाब था। मैंने उसी इंसान को हायर करा जो इक्विवेलेंट था स्किल्स में। बट सिंस मेरे पास में इंटरनेशनल मार्केट था, मुझे कम्युनिकेशन आता था, तो मैं वो गैप बनाया। मुझे लगा कि यार ये तो बढ़िया है, ऑटो पैसा ही पायलट पैसा, पे चल पैसा रहा ही है, पैसा। ठीक है। तब फिर अब लिखने का तो शौक था ही हमेशा से, तो फिर मैं लिंक्डइन पे करने लगा, लिखने लगा, फिर लोगों से कनेक्ट होने लगा, क्योंकि अब ये यहाँ बट लिंक्डइन में मैं भी 5 साल से लिख रहा हूँ, मेरे तो 15,000 फॉलोअर नहीं हुए। व्हाट इज द रीजन? मैं बेसिकली हो सकता है कि कंसिस्टेंट रहा हूँ, प्लस थोड़ी सी स्किल्स तो है ही है। ग्रेट। तो सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड स्किल यू हैव, बिकॉज फॉलोअरशिप गेन करना ऑन एन ऑर्गेनिक प्लेटफॉर्म इज टफेस्ट। इंस्टाग्राम पे यू टेल मी आई कैन गेट यू ओवरनाइट 1 लाख फॉलोअर्स, you guys know this. हाँ. But yes, professional content बनाना and remaining consistent, कैसे रहते हैं कंटेंट के साथ? कंसिस्टेंट कैसे रहते हैं? रोज नया कंटेंट कैसे बनता है? नहीं जैसे मेरे को एक क्वेश्चन आता है कि मैंने आज पोस्ट डाल दी, हाँ, अब मैं कल क्या पोस्ट डालूंगा, वो कैसे बनेगी, वो क्या कंटेंट होगा, एक कंसिस्टेंसी कैसे आती है कंटेंट? ये देखो, शुरू में तो है ना जबरदस्ती करनी पड़ती है, ठीक है, और आपका कोई आउटकम होना चाहिए दिमाग में कि यार ये आउटकम मिलेगा। जैसे मेरे दिमाग में ये आउटकम तो था ही कि यार मुझे बिजनेस भी ग्रो करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां से लीड्स आती हैं, बिजनेस आता है, तो मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट रहूंगा तो बिजनेस आएगा। और फिर मेजर क्या होता है, जब आप एक सर्टेन टाइम निकाल लेते हो किसी चीज़ को करते करते, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से वायर्ड हो जाता है। अब मुझे हर चीज़ में कंटेंट दिखता है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगेगा यार इस पे लिंक्डइन पोस्ट बनाता हूँ, इधर कुछ बात चल रही है घर में, मैं कई बार है ना जैसे अनऑर्थोडॉक्स में बनाता हूँ कि
पहले खूब कंटेंट डालता था कि मेरी गर्लफ्रेंड से ये बात हुई, फिर मैंने ये ऐसे मतलब ऐसे कनेक्ट करके मैं कंटेंट बनाता था। लोग सोचते हैं यार ये कैसे बना रहा है, क्या बना रहा है, हाँ बट इट्स जस्ट लाइक मेरा दिमाग वायर्ड हो चुका है उस चीज़ के लिए। मैं बैठूं अगर से मुझे कंटेंट ही बनाना है लिंक्डइन का, तो मैं दिन में 15 20 30 से ना कंटेंट पीसेस निकाल सकता हूँ इजीली। दो ही लुक्स के बहुत हार्ड है, बट अब नहीं है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अब मेरा दिमाग उस हिसाब से वायर्ड हो चुका है। वो बल्कि सोच भी ना वो लिंक्डइन के फ्रेमवर्क में रहा है कि यार पहले हुक डालना है, री हुक डालना है, CTL लगाना है, स्टोरी लाइन, तो दिमाग उस हिसाब से सोच रहा होता है किसी कंटेंट को लेके। तो अब बस तो यही है। आपकी फॉलोवर इंडियन ज्यादा है कि इंटरनेशनल ज्यादा है? मेरे मिक्स हैं बोथ, क्योंकि मैंने आउटरीच जो करी है वो इंटरनेशनल में करी है, ठीक है, अच्छा। और इंडियंस खुद अट्रैक्ट होके आ जाते हैं, तो दोनों लाइक मिक्स में है। ग्रेट। क्योंकि कंटेंट बनाना, कंटेंट आइडियाज के लिए क्या होता है ना, जब हम आइडिया सोचने लगते हैं ना, देयर आर मल्टीपल वेज जिसके अंदर हम आइडिया सोच सकते हैं। कि जैसे हम नहीं तो यही तो काम है। डिजाइनिंग में हम करते हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसे ब्लॉक हो जाता है हमारा कि अब नया क्या बनाए, क्लाइंट तो बोलता है मजा नहीं आया नया बनाओ। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, मूड बोर्ड बनाने का तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज होती है। ऑब्जर्व, जब हम हर अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करने लगते हैं, कोई इंस्टाग्राम पे कुछ देख लिया, चलते फिरते होर्डिंग्स देख ली, या कोई किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, वहां से हम कंटेंट उठा लेते हैं। बस हमारा क्रिएटिव लोग वही सोचते रहते हैं। अब मेरे साथ कोई भी भी क्रिएटिव उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज चल रही होती है कि ये कंटेंट हो सकता है। अब जैसे डिजाइनिंग है, मैं आपको ये फ्लावर पॉट पड़ा है, अब मैं इसका डिजाइन देखूंगी, इसके शेड्स देखूंगी, अगर इसके अंदर कोई अलग सा कलर होता है, अलग सी शेड होती है ना, वो दिमाग में फिट हो जाती है। फिर जब हम काम करने बैठते हैं ना, याद आता है अच्छा वहाँ ये देखा था, वहाँ का ये ले लेते हैं। कोई चीज देखने आते हैं, टेक्सचर देखते हैं, वो दिमाग में fit यू हो जाता सीम्स है। मोर ऑफ टेक्निकल। तो आप इनको हाँ। कैसे मैनेज करते हो ये सारा दिन? है ऐसा कुछ चैलेंज आता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं आता। बाकी ना देखो क्रिएटिविटी के पार्ट में ना, मैं इन दोनों को मैं करेक्ट करता हूँ मोस्टली। Correct? क्योंकि अब देखो कुलदीप क्या है, ये लिखने में अच्छा है, हाँ। बट जो डिजाइनिंग का एक जो सेंस होता है ना, जैसे कि मान लो कि ना कोई चीज, ये मान लो कि कोई ग्राफिक है, ठीक है, अब मेरा जो है ना माइंड जैसे काम करता है, मैं ना पहले गलतियां ढूंढना चालू करता हूँ, ठीक है। मेरा ना, मैंने अपने माइंड को ना वैसा ट्रेन कर रखा है कि वो ग्राफिक है, ठीक है। अब कुलदीप के पास में आया, कुलदीप बोलेगा हाँ बढ़िया अच्छा ठीक है ओके ठीक है। बरखा को मोस्टली केसेस में ये होगा कि भाई ये 2-4 चेंजेस बता देंगे, बट फिर उसके बाद में बोलेंगे हाँ ये भी ओके, ठीक है। बट मेरा माइंड फिर से वापस वो करेगा कि इसके अंदर और क्या कमी है, इसके अंदर फॉन्ट की दिक्कत हो सकती है, इसके अंदर स्पेस की दिक्कत हो सकती है, इसके अंदर कलर की दिक्कत हो सकती है, इसमें कॉन्ट्रास्ट की दिक्कत हो सकती है, इसके अंदर आप ग्रेडियंट की दिक्कत हो सकती है। मतलब इतने वेरिएशंस मैं निकालता हूँ, उसके बाद में बस कमियां ही कमियां निकलती हैं। So, आप लोग इनको कुछ दिखाने से पहले सोचते हो कि अभी हाँ, वहां जाएगा? बरखा हमेशा हाँ, बोलती मैं है। कोई भी चीज से आगे भेज, मतलब इनको अगर दिखानी होती है मेरे लेवल पे है तो वो मैं अपने तरफ से करवा के दे देती हूँ, बट अगर इनके लेवल पे है तो फिर मैं सचिन की तरीके से सोचती हूँ। मैं भी फिर उसके बाद कमियां और निकालती मेरा हूँ। नहीं आता, मेरे से बिल्कुल He's पास। very polite. He's like he's okay with everything, every damn thing. He know I can write upon it. क्या मैं फिर सचिन के हिसाब से सोचती हूँ कि वो क्या क्या कमी निकाल सकता है, तो फिर वो सचिन के पास जाता है, तो हार्डली कुछ निकलता होगा तो ठीक है। 90% केसेस में ना बरखा को यही सुनने को मिलता है कि बरखा मजा मजा नहीं है, ये हमारा एक स्लैंग हो गया है। So, आप तीनों मिलकर कितने क्लाइंट्स मैनेज करते हो अभी? अभी अराउंड 25-30 क्लाइंट्स तो हैं हमारे रिकरिंग वाले recurring हैं, में। ये रिकरिंग है। बाकी है ना लगभग 5 से 7 ये नए आते रहते हैं, वन टाइम काम वाले आते रहते हैं। It's all going good. हाँ, So, what have been the down times? डाउन टाइम्स कोई ऐसा मतलब 4 साल 5 साल की जर्नी तुम लोगों को दिख रही है? हाँ मतलब And one thing, but you guys are very young and you are husband wife and you are friends and partners. तो एक कॉमन कल्चर है कि पार्टनरशिप्स को सस्टेन करना टफ जॉब। तो तुम लोगों को भी लगता नहीं हस्बैंड वाइफ हैं, फिर पार्टनर्स भी हैं, फ्रेंड्स हैं, पार्टनर हैं, ये तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होता कि कभी कुछ? एक्चुअली हमारी जर्नी ना शुरू हुई थी बिजनेस से शुरू हुई थी, हम पहले फ्रेंड्स नहीं थे। मेरा पहला अच्छा, ये भी एक एडवाइस देनी चाहिए हम लोग की। हमारे पहले क्लाइंट की जर्नी। अच्छा, इसमें ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ना जैसे मैं जब इंटरनेशनली वर्क कर रहा था तो मैं अच्छा था जो मेरा काम था उसमें, तो मेरे क्लाइंट्स और चीज़ें पूछ रहे थे मेरे से। तो डिज़ाइनिंग का कोई क्लाइंट आया तो वो बोले कि यार ये फ्लायर वगैरह बनवाना है, तब मैं इनके टच में था, तो मैंने इनको काम दिया कि बोले हो जाएगा क्या। तो ये बिजनेस में ध्यान नहीं था आपका? मैं ये गलत था। मेरा क्या है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में फोकस रहा है हमेशा। हाँ, बेटा बहुत अच्छा कर तो इसीलिए काम दे रहे थे आपको, आप पता नहीं चला आपको? तो I was so focused
because actually I belong to a business family. तो Great. हमारे यहाँ सुबह शाम नाश्ते में चाय पे हर जगह बस business talks होती हैं. हम सिर्फ हर जगह बिजनेस देखते हैं कि ये दिन के कितने कमा रहा होगा, रोड पे जा रहे हैं ठेले वाला, अच्छा इतने लोग खड़े हैं इसके दिन शी इज लिविंग हर नेम है खंडेलवाल तो हमारे यहाँ घर में ये चलता है. तो आई वाज ऑल इनटू बिजनेस. Great. इसका जो पहला जो क्लाइंट था वो मैं ही था. हाँ. ठीक है, ये भी एक वाह अच्छा, ये हाँ. देखो ये इनके क्लाइंट, ये इनके क्लाइंट. हाँ एक्चुअली यही था कि सचिन मेरे साथ मतलब हम लोग जान पहचान में थे, बात कर रहे. सचिन अपना ई कॉमर्स स्टोर चालू कर रहा था. ओके तो सचिन ने बोला कि यार लोगो बनवाना है ऐसे करके, तो आई ट्रांसफर्ड इट टू बरखा. तो बरखा का जो पहला पेड प्रोजेक्ट था ना वो था Yeah. लोगो मेकिंग का. जो कितने पैसे लिए आपने इनसे? 250 रुपए. That was my actually I did do, ये बहुत क्लियर था. 250 रुपए, ट्रस्ट मी, सच में. I did free work for 1 year. 250 रुपीज लोगों के. बहुत. मैंने 1 साल तक फ्री में काम किया था बहुत लोगों के लिए. कॉलेज Wow, के wow, wow. क्लब्स होते थे उनकी. I think this is where people miss upon. मतलब they do not want to get polished. एक्चुअली जो मैंने सबसे अच्छी लर्न, उसके बाद मैंने शायद इतनी अच्छी लर्निंग कभी नहीं करी होगी अपनी तो journey अब में. क्या पैसे लेते हो आप एक लोगों के? अब तो डिमांड करता है. नहीं बताना पड़ेगा. मिनिमम 10,000. Minimum 10,000 for a logo. Okay. उसमें And what do you charge to your international clients? फिर तो मैं अब तो खैर पार्टनरशिप में ही है, तो जो चार्ज हो रहा है वही है. बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए लगभग 1.5 से 2 गुना प्राइस जाती है जो भी तो इंडियन आप क्लाइंट्स लोग के लिए एक charge प्रोजेक्ट करते हो फॉर से मार्केटिंग. व्हाट इज द एवरेज टिकट साइज यू कैटर नाउ? अभी ये ना अभी भी ना वाइडली वैरी करता है, क्योंकि हम लोग है ना बहुत सारे वन ऑफ प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं. Okay. जो कि कम प्राइस में, या फिर किसी में ना डिलीवरेबल्स बहुत ही कम है. ठीक अच्छा है, लगा. बिल्कुल बेसिक प्रेजेंस ही है. तो उसका क्या टिकट साइज होता है? तो उसका भी लगभग है ना मतलब 10-12 हजार $150 के आसपास तो मिनिमम. And what is the highest, you know, ticket size you have Highest- catered? हाईएस्ट अभी तो 80 तक है, ठीक है, मंथली का. Okay. तो वो एनीवेयर बिटवीन ये रहता है. 80? 1000 बता नहीं रहे हैं. So $80,000 monthly नहीं, डॉलर नहीं, 80,000 रुपीस per month. हाँ, या फिर आप $1000 मान लो. $1,000. ओनली लिंक्डइन. अच्छा, ओनली इंग्लिश. तो पढ़ते खुलनी चालू हो गई. अच्छा, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. बरखा का तो पहला प्रोजेक्ट मैंने ट्रांसफर करा था सचिन को. सचिन भी ना बरखा की तरह ही ना फ्री में ना वेबसाइट्स बना रहा था लोगों की खूब काफी टाइम तक. फिर इसको भी ना मैंने बोला कि भाई तू चार्ज कर सकता है तेरी स्किल्स का. और इसको भी जो पहला प्रोजेक्ट था ना वो मैंने ही लाके दिया था कि ये ले तू पर चार्ज. ऑलमोस्ट मैंने 20 या 25 के समथिंग ना मैंने वेबसाइट बनाई लोगों की फ्री में, क्योंकि ना मेरे को ना वेबसाइट बनाने में मेरे को मजा आता था. जो तो अब एक वेबसाइट बनाने का क्या पैसे लेते हो आप? देखो वो भी एक ई कॉमर्स बनाने का? ई कॉमर्स का तो देखो स्टार्ट होता है 25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है. बाकी डिपेंड करता है कि ना किस टाइप का काम है. और बाकी अगर बिजनेस वेबसाइट भी है तो वही 30,000 से ना स्टार्टिंग है. इंडियन Still reasonable? Still it is हाँ. into the purview of Indian market? अच्छा. इंडियन के हिसाब से है. बाकी डिपेंड करता है कि ना सामने वाले को रिक्वायरमेंट क्या है. किसी को बेसिक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए तो 30,000 रुपये तक हो जाती है. बाकी अगर उसको चाहिए कॉम्प्लेक्स 30 पेज 25 पेज ऐसे कुछ वेबसाइट चाहिए तो उसका प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करता है, बढ़ जाता है. इसकी लिमिट तो नहीं. हाँ. लिमिट नहीं होती, अपर बार कभी नहीं होता है. नाइस. तो मुझे ये तो बताओ, चलो ये बिजनेस फैमिली से हो, ये सब कुछ रहा है, बट कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते? हाँ, अभी ऑफिस के कॉन्फ्लिक्ट घर नहीं जाते? फ्रेंडशिप के गोल्स डिस्टर्ब नहीं हाँ, होते? अब जैसे इसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, ये दोनों कलीग्स हैं, तो वी बैलेंस आउट ईच अदर. और ना इसके अंदर भी ना एक चीज ये होती है कि ना हम लोग है ना, जैसे क्या होता है कि ना जो आपने चीजें बोली कि ना कि भाई दिक्कत आती है पार्टनरशिप में. सबसे बड़ी दिक्कत कब आती है जब है ना आपस में ना दोनों ही ना सुनने को रेडी नहीं. ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि कोई दिक्कत आई, ठीक है, तो हम लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं तो फेलियर किसकी बकेट में जाता है ये बताओ मेरे को. नहीं मतलब वो बराबर सा ही है. अभी जैसे हमारे साथ में क्या होता है कि ये क्लाइंट नहीं लाते तो आप इनसे लड़ते नहीं हो? नहीं, वो दोनों का ही होता है कि है ना चलो नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, अपन और मेहनत करते हैं. ठीक है, हम लोग कभी भी है ना वो नहीं करते जो लेग पुलिंग होती है ना कि यार तेरी वजह से ब्लेम गेम नहीं होता ये नहीं होता है. अच्छा, स्टार्टअप्स हो, यू नो, यू गाइस आर कोऑर्डिनेटिंग वेल, हम्म. सैलरीज विड्रॉ करते हो बिजनेस से? अब किसी दिन मान लो बिजनेस नहीं आया, किसी मंथ कुछ या कुछ है, हम्म. अब किससे लड़ाई होगी या नहीं होगी? लड़ाई नहीं हम होगी वो. डिस्कशंस करते हैं.
discussions. बेसिकली क्या होता है, जैसे हम लोगों का डिस्कशंस होते रहते हैं काफी। अभी जैसे डिजाइन मल्टीवर्स जो है, जो बरखा के साथ में, हाँ। दैट इज फेयरली न्यू। ठीक है, कि वी गॉट मैरिड इन दिसंबर, उसके बाद में 1-2 महीने बाद हमने सोचा कि यार चलो स्टार्ट करते हैं, तो दैट इज फेयरली न्यू। ठीक है, तो वो उसमें, और इनिशियली कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आते। जैसे जैसे बिजनेस पुराना होने लगता है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कॉन्फ्लिक्ट के। तो दैट इज फेयरली न्यू, इसलिए वहां पे उसमें कोई इशू नहीं है। बात करूं गेटलाइज की, तो मेरा और सचिन का काइंड ऑफ ना अंडरस्टैंडिंग इस हिसाब से रही है कि हम लोग आइडिया फोकस्ड है। ठीक है, तो मैं कई बार कुछ आइडियाज लेके आता हूँ, ठीक है, कई बार सचिन कुछ आइडियाज लेके आता है। इसके आइडियाज कई बार मुझे नहीं समझ में आते। ठीक है, तो मेरा आउटलुक क्या होता है, तेरे समझ में आ रहा है, चल ठीक है कर लेते हैं। ठीक है, इसको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो ये बोलते हैं तेरे को समझ में आ रहा है, चल कर लेते हैं। उसमें मेरे आइडिया पे भी पैसा लगता है और इसके आइडिया पे भी पैसा लगता है, और वो डूबता भी है। ठीक है, पर अगर मेरे आइडिया से में जो पैसा लगा है वो डूब गया, तो ये मेरे को नहीं बोलता कि भाई तेरे आइडिया पे पैसा डूब गया, और इसके आइडिया पे कोई पैसा डूबा है तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि यार पैसा डूब गया। ठीक है, वो अब हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि क्योंकि एट द एंड ये भी बिजनेस ग्रोथ के लिए सोच रहा है ना। अगर बिजनेस का नुकसान हो रहा है तो इसका भी नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं मेरा अकेले का नुकसान है। तो नहीं, बट यही अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना इज अ टफ टास्क। आई हैव सीन पार्टनरशिप बिजनेस, बड़े बड़े स्टेज पे जाके भी पार्टनरशिप्स स्प्लिट हो जाती हैं। नॉट जस्ट यार 200 300 500 करोड़ के लेवल के बिजनेस पे भी वी हैव सीन पार्टनरशिप ब्रोकिंग अप एट स्टार्टअप स्टेज। आई थिंक आप लोगों को इट इज गोइंग वेल, तो यू शुड ऑल कैरी फॉरवर्ड इट इन दिस वे ओनली, बट स्टिल हाँ, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज अ क्वेश्चन कि हस्बैंड वाइफ पार्टनर्स कैसे हैं, फ्रेंड्स पार्टनर कैसे हैं, घर पे लड़ाई नहीं होती क्या? मतलब घर पे जाके कॉन्फ्लिक्ट्स में घर पे है, ऑफिस की देखो चीजें ऑफिस में है। नहीं वो भी है। बाकी देखो ऐसा नहीं है कि ना चीजें कभी कभी होती है ना, तो उनको ना हम लोग, वो हीट मोमेंट होता है, वो एक विद इन ए मिनट होता है। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं चलो ठीक है हो गया, अब आ जाओ बात करते हैं। चलो ये चीजें होती हैं, तो इससे क्या है कि फिर ज्यादा आगे। अच्छा, मार्केटिंग एजेंसीज चलाने के चैलेंज क्या है? स्टार्टअप्स के चैलेंज क्या है आपके लेवल पे? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जैसे क्या है कि क्वालिटी टैलेंट पूल, ठीक है, रिटेंशन। ठीक है, अच्छा उससे पहले के चैलेंज है लीड जनरेशन। लीड तो लीड जनरेशन लिंक्डइन से आती होगी। हाँ, अब देखो वो ये है कि हर मार्केटिंग एजेंसी की ना एक स्टेज होती है। ठीक है, हाँ। हर स्टेजेस के अलग अलग चैलेंजेस हैं। तो अगर मैं याद करूं कि जैसा हम लोग स्टार्ट कर रहे थे या कोई भी एजेंसी स्टार्ट कर रही होती है, तो इनिशियल तो उनका ना सबसे पहला जो चैलेंज है वो लीड जनरेशन ही है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम दोनों ही हैं तो हमें कंसिस्टेंट वर्क फ्लो आए, वो पहला चैलेंज है। ठीक है, फिर हम लोग मान लो कोई भी एजेंसी है, उसके पास में मान लो वर्क फ्लो आता है, तो एक जो चीज होती है कि ना पैसा है रिटेंशन में। ठीक है, रिटेनर अगर आपके पास में क्लाइंट्स हैं तो आपके पास पैसा रहेगा। अगर आपने वन ऑफ चालू किया है, जो कि मोस्टली मार्केटिंग एजेंसी के पास में वन ऑफ प्रोजेक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो वो उनका दूसरा चैलेंज होता है। उनको समझ में आता है कि यार अब ठीक है यार, पैसा तो आ रहा है बट यार पैसा हर महीने कैसा है, हो गया। फिर तीसरा आता है उनके पास में उनके पहले कुछ एम्प्लॉइज हायर करना। ठीक है, तो उसमें ना गलत हायरिंग्स होती हैं। ठीक है, यस, फिर उसके बाद हायरिंग तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, फिर उनके बाद में जब वो कर लेते हैं हायरिंग, तो अब उन लोगों के लिए प्रोसेस सेटअप करना, क्योंकि अभी तो पता ही नहीं है ना, अभी तो फ्री ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो पर अब बिजनेस प्रोसेसेस पे चलते हैं, ऐसे नहीं चलते, कल्चर्स पे चलते हैं। तो पहले आप कल्चर डेवलप कर रहे हो, तो अब आपको खुद को ही नहीं पता, तो फिर आप ट्राई करते हो, आप मल्टीपल चीजें ट्राई करते हो। फिर उनको आपको लगता है कि आपने ये चीज ट्राई की, 4 महीने बाद आपको ना इसका साइड इफेक्ट है ना आपको पता चलता है। फिर आपको कल्चर चेंज करना, पर आप कल्चर चेंज करा पर पुराना एम्प्लॉय चेंज नहीं हो रहा है, अब आप नए एम्प्लॉय हायर करो। तो वो एक कांस्टेंट जर्नी है। ठीक है, फिर आप इन चीजों में आप जाते हो, तो फिर आपको लगने लगता है कि एक टाइम के बाद में कि यार आप ज्यादा मेहनत, मतलब ज्यादा कॉस्ट लगा रहे हो प्रोजेक्ट डिलीवरी में, जितने उसकी वैल्यू नहीं है। फिर आप अपने कॉस्ट पे रीथिंक करते हो कि वो एक सिचुएशन आ जाती है। फिर कॉस्ट आप बढ़ाने लगते हो तो कुछ एक क्लाइंट्स गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर आपको नए क्लाइंट्स में अगेन लीड जनरेशन की दिक्कत आती है। ठीक है, कि यार अब हाई टिकट पे कैसे करें, क्योंकि पहले तो आप कम टिकट पे क्लोज कर रहे हो। ठीक है, अब आपको वो चीज सीखनी है।
फिर आप क्या करोगे कि ना अब वो चीज एक दो प्रोजेक्ट आ गए, अब आपकी टीम ही उस लेवल की नहीं है जो उसको डिलीवर करेगी, फिर अब आप उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान, तो आपको ट्रेनर बनना है, ठीक है, तो आप उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान दोगे, उनको ट्रेन करने की, कुछ उसमें नॉन ट्रेनेबल लोग लगेंगे तो फिर वापस हायरिंग घुसेगी उसमें, ठीक है, अब ऐसे लोग ढूंढो, तो अब उस टाइम पे फिर आपकी हायरिंग और स्मार्ट होनी चाहिए, तो आपको हायरिंग भी और स्मार्ट करनी है, ठीक है, फिर आपको प्रोसेसेस सेटअप करने के लिए कौन से टूल्स खरीदने हैं, क्या करें, इसको कैसे सही करें, उन चीजों पे फिर वापस कल्चर, बहुत दर्द है ये 3-4 ही चीजें। सबसे बड़ा जो दर्द है वो यही है कि ना किसी को भी ना कितने भी अच्छे रिजल्ट दे दो, उसकी एक लाइफ साइकिल होती है 3 महीने की या 6 महीने की मैक्सिमम, ठीक है, हाँ। कि वो जाएगा ही जाएगा। आप ना भले ही आपके पास में अगर आपने कोई भले काम करे हैं, अगर कोई 10% क्लाइंट टिक गए हैं 3 या 6 महीने तक, तो बढ़िया है, नहीं तो देखो मार्केटिंग एजेंसी के अंदर ये है कि कितना भी अच्छा आप काम कर लो, कितना भी अच्छा डिलीवर कर लो, उसके अंदर ना 3-6 महीने का या फिर 9 महीने का 12 महीने का एक साइकिल होता है कि उसके बाद में ना उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, और उसके बाद में उसको लगता है कि यार ये काम नहीं कर पाएंगे, मेरे को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फैंसी होना पड़ेगा, किसी फैंसी एजेंसी के पास में जाना। तो ये जो सबसे बड़ा जो पेन पॉइंट है ना एक मार्केटिंग एजेंसी का, कि ना जो उसका रिटेंशन है, वो कितना भी कोशिश कर ले बेटा ना, क्लाइंट कभी भी ना उससे सेटिस्फाई नहीं होगा, और खास करके ना इंडियन जो क्लाइंट है ना उसके साथ में ना ये पेन है। और बाहर के जो क्लाइंट है ना, जैसे हमारे साथ में एक है ना यूके का बैंड के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हमें ना 2.5 साल से ऊपर हो गए उनके साथ में काम कर रहे हैं, उनके साथ में कोई दिक्कत नहीं, स्मूथली काम चल रहा है। और ऐसे ना बहुत सारे ऐसे ना बाहर के क्लाइंट है जिनके साथ में हमें 2 साल 3 साल ऐसे ना काम करते हुए हो गए, बट इंडिया वालों को क्या हो जाता है कि ना पहले महीने उनकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि भाई ना मेरे को ये करना है, उनको समझा भी दिया कि भाई तुम्हें ना 3 महीने ना वेट करना पड़ेगा एक डिसेंट तुम्हें ना नंबर्स दिखाने के लिए, बट उनके ना माइंड सेट ही थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ना उनको थोड़ा सा वो क्विक जो स्कीम उनको पता है कि भाई जल्दी फटाफट चाहिए सारी चीजें, तो उस चक्कर में ना वो 3 वो तो महीने इंटरनेट पे डालो और बस हाँ हम कल फेमस हो जाएंगे। हाँ, तो ये क्लाइंट जो साइकिल तो है, क्या वियर्डेस्ट डिमांड्स आई है क्लाइंट्स की आपके पास? वियर्डेस्ट डिमांड, एक वियर्ड प्रोजेक्ट आया था जहाँ पे बेसिकली एक लेडी थी, वो बोली कि ना हम बिजी इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं उनकी डेट्स सेटअप करने के लिए, तो आपको वो करना है, आपको हम ना प्रोफाइल देंगे कि किस हिसाब से लोग आपको फिल्टर करने हैं, ठीक है, मुझे और समझा नहीं क्या प्रोजेक्ट है? बिजी लोग जैसे ना मान लो जैसे मैं बिजी हूँ, आप बिजी हो, हाँ। ठीक है, आपको डेट करना है किसी को, डेट करना है, बट आपका ओके, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है, तो बरखा ने आपको बोला कि मैं आपकी डेट सेटअप करूंगी, ठीक है, फिर मेरे को तो मैं तो बोली- बिजी हूँ, मैं डेट पे जाऊंगा कैसे? नहीं, तो आपको वहाँ बात करने का टाइम नहीं है, डेट पे तो जा ही सकता हूँ। तो अब जाने का टाइम तो अब मैं बेसिकली आपके बिहाफ पे ना बात करूंगा सामने वाले से, माय ठीक है, और गुडनेस, आपकी डेट सेटअप करूंगा मैं, मतलब वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ, दैट इज द वीए। माय तो गुडनेस। वीए बेसिकली कुछ भी करता है, तो उसमें एक ये हमारे पास में टास्क तो आपने किया किसी को क्लोन ऐसे? नहीं, हमारा ना एक बात हुई थी, एक डॉक्टर थी, यूएस की डॉक्टर थी, तो उनके लिए, बट है ना उनको कोई लेडी चाहिए थी, ठीक है, जो ये प्रोजेक्ट करने के लिए, जो उनको समझ सके ऐसे ऐसे, मैंने बोला मैम कर सकते हैं वैसे तो, ठीक है, बट फिर वो वो एक बैठा वो नहीं साहब। आयुष्मान खुराना की मूवी थी ना, वो कौन सी? हाँ, ड्रीम गर्ल। उसमें तो उसको कॉल पे बात करता, मेरे को चैट करनी थी, और मैंने क्या ऐसे चैट्स वगैरह ना खूब करी हुई है फ्रेंड्स के बिहाफ पे, लड़कियों को, उनको इवन गर्लफ्रेंड तक का रास्ता उनका करा बीपीओ हुआ है। सर्विस देते हुए आ रहे हैं शुरू से। देखो मेरा ये मानना है कि, और जैसे मैं कभी ना राइटर्स के अगर इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि क्या तुमने अपने फ्रेंड्स के बिहाफ पे उनके क्रशेस से बात करी है क्या, ठीक है, और मैं लिंक्डइन ब्रांडिंग में अगर हायरिंग करता हूँ तो जरूर पूछता हूँ, कारण ये है कि लिंक्डइन ब्रांडिंग में भी हम यही करते हैं, क्लाइंट्स के बिहाफ पे ना कम्युनिकेट Yes. करते हैं। तो मेरा जो मानना है वो ये है कि अगर तुम्हारे फ्रेंड्स ने ही तुम्हारी लिखने की क्वालिटी नहीं जज करी, उन्होंने नहीं बोला कि यार तुम मेरे क्रश के लिए बर्थडे मैसेज लिखो लंबा लंबा, या फिर उनसे बात कर लो, तो अगर उनको ही तुम्हारी कैपेबिलिटीज पे ना भरोसा नहीं है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा कम है। अब ये मेरा ये थोड़ा वियर्ड इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है। बट ये मैं पूछता हूँ, और So anybody coming to get catalyzed अपनी गर्लफ्रेंड्स नहीं फ्रेंड्स की गर्लफ्रेंड से बात करते हुए आए। तो राइटिंग में, और लड़कियों के साथ वैसे वर्षा है, तो अगर लड़कियों से भी यही पूछता हूँ, और Great. मैंने ये देखा है, नोटिस HR policies are different. मैंने नोटिस करा है, जिसने बोला है ना कि हाँ हम ये कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी मतलब वो चीजें ग्रास्प भी कर लेता है जो मैं ट्रेन कर रहा वो हूँ। डोमेन एक्सपर्ट हो जाता है। तो Great. ये तरीका है आपका। Nice, very nice. So great, guys. Any advice you want to give to startups coming up into marketing space? Because बहुत
इवॉल्विंग है, बहुत डायनामिक है, बहुत चेंजिंग है। एंड आप लोग ये डिजाइन मल्टीवर्स में बड़ा ये प्लानिंग? अभी डिजाइन मल्टीवर्स के अंदर थोड़ा सा हम लोग है ना, थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर अभी हम लोग स्विच कर रहे हैं। जैसे कि नॉर्मली लोग अभी क्या कर रहे हैं कि ना कोई काम आता है उनको डिलीवर कर दिया, एक वीडियो 2 वीडियो, बट हम लोग इसको ना जैसे कि सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसके अंदर ये है कि एक सर्टेन हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा कि $1000, जिसके अंदर हम आपको एक एडिटर देंगे जिससे आप अनलिमिटेड टाइम इससे ना रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अंदर 2 हम लोग प्लान अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो $1000 का, एक 2000 का, जिसके अंदर जो एडिटर मिलेगा आपको उसी वैल्यू के हिसाब से आपको मिलेगा, उसको आप अनलिमिटेड टाइम आप रिक्वेस्ट उससे कर सकते हो कि आपको इतनी इतनी आप वीडियो बनवानी, वो आपको बना के दे देगा। और इस सर्विस को मोस्ट लाइकली हम लोग अभी जो अभी लॉन्च करने वाले हैं वो अभी आउट ऑफ इंडिया हम लोग लॉन्च करेंगे। इंडिया में तो $1000। हाँ, तो इंडिया के अंदर थोड़ा सा है इसका। बाकी हमारा अभी तो इसको ना सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर ही हमें पिच करने का अभी पूरा मूड है, और बाहर ही हम लोग करेंगे वीडियो एडिटिंग की सर्विस के। ग्रेट। हाँ, डिजाइन मल्टीवर्स का वैसे जो आइडिया है नाम से ये है कि हम वैसे डिजाइन में सारी सर्विसेज करना चाहते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी करवाना है, ब्रांडिंग से लेके VFX तक, तो एवरीथिंग कवर हो गया। दैट इज वाई द नेम डिजाइन मल्टीवर्स, ठीक है। बट जब डिजाइन मल्टीवर्स कर रहे तो हमने जो गेट कैटलाइज में जो मिस्टेक्स करी है ना, उनको हम लोग कुछ लेवल तक स्किप करके और डिजाइन मल्टीवर्स पे प्लान कर रहे हैं, क्योंकि है तो दोनों सर्विस बेस्ड बिजनेस ही। So, but Get Catalyze is more of a traditional marketing agency for now. And with with this design multiverse, you guys want to evolve on a better हाँ, you know, डिजाइन की चीजों को लेके उसके लिए डिजाइन की Specializations. सेगमेंट है, स्पेशलाइजेशंस है, सर्विसेज हैं, उस पे हम उस पे फोकस करेंगे। इधर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई काम नहीं है, सिर्फ डिजाइनिंग, प्योर डिजाइनिंग। तो और वो सारी बरखा ही लीड करेंगे, क्योंकि बरखा को खुद को और 2017 जैसा से मैं इन फ्यूचर जो मेरी थॉट प्रोसेस है वो AR VR को लेके है, जो भी Wow. मूविंग So इंडस्ट्री। you want to raise funds for it? नॉट राइट नाउ, वी आर एट वेरी अर्ली स्टेज। नहीं, that's fine. मतलब आगे आपको लगता है कि इसके लिए funds raise करना है, या you will stay the लगता bootstrap? है जैसे कि ना एक चीज बताऊंगा, अभी अपन डिस्कस भी कर रहे थे ना, तो मुझे नहीं लगता कि हमें ना फंडिंग तो किसी से हाँ, बाकी हमें नहीं स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, बूटस्ट्रैप कर लेंगे, हमें लाइक रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। बेसिकली क्या है, ऑपरेशन सेट करने होते हैं, मार्केटिंग सेट करनी होती है, तो दोनों हमें वो Get Catalyzed करा देगा। GC इज द बैकबोन ऑफ दिस, तो GC बैक करके इसको ले नहीं, जाएगा। I would also recommend keep it bootstrapped. हाँ, You know, startups drive towards funding. हो सकता है इसके SaaS मॉडल बनाओ, उसका कुछ बनाओ, बट वो भी जैसे Funding companies opportunities रहेंगी, but हैं, still it's- companies हैं जो इसमें काम कर रही हैं, एंड डिजाइन्स का रिक्वायरमेंट तो आई थिंक एवरीबडी नीड्स, वो हर सेंचुरी में एंड इट है। इज स्टिल वेरी हाँ, अगर हम होता है। आर्ट इंडस्ट्री को पढ़े जो पुरानी सेंचुरीज की थी ना, तो एक आर्ट वाली जो चीज होती है ना, वो हर सेंचुरी में चलती आ रही है, वो आगे भी चलेगी, हमेशा रहेगी, यस, वो कभी कहीं नहीं जाती, वो यही रहती है, बस नाइस, इवॉल्व होती है। यस, ग्रेट। व्हाट एडवाइस स्टार्टअप्स के लिए यू हैव टू गिव इट? नो, सबसे पहले तो यही है कि ना आप बिजनेस बनाने के ऊपर ध्यान दो ना कि थोड़ा सा फैंसी चीज़ों के अंदर जाओ, क्योंकि ना लोग है ना आज के टाइम में क्या है कि ना थोड़ा सा है ना स्टार्टअप जो बड़ी बन चुकी है उनको देख के ना वो फोकस करते हैं कि ना मार्केटिंग के अंदर ना पैसा डाल दो, मतलब एक बार नाम हो जाएगा, मतलब वो business चलने भी लगे। पूरा नहीं डालते। ठीक है, हाँ, वो जो भी उनका है, और बाकी उसके बाद में ना वो थोड़ा सा ना इन्फ्लुएंसर भी बन जाते हैं कि ना मैं मेरी लाइफस्टाइल अच्छी करूँ, मोर देन कि भाई उनको ना बिजनेस के ऊपर ना अपना जो स्ट्रक्चर है, जो बेस है उसका, उसके ऊपर वो अगर चीजें सही करें, वहां पे थोड़ा सा पैसा डालें और उसको अगर सही करेंगे ना, तो मे भी हो सकता है कि 1 साल का टाइम लगे उनको कि उनके पास में पैसा ना बचे, बट ना मे भी हो सकता है कि 1 साल के बाद में वो एक ना सस्टेनेबल एक बिजनेस वो बना ले, ठीक है। बट ना अभी लोग क्या हो लगे हैं कि थोड़े से ना फैंसी हो चुके हैं, ऐसे ना हम लोगों ने भी इवन बहुत सारे ना ऐसे स्टार्टअप्स देखे जिनके पास में ना फंडिंग है, वो ना फैंसी चीजों में ज्यादा जा रहे हैं, आप डाल दो बाकी देख लेंगे, बाद में और उठा लेंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो ना बिजनेस को ना बनाने के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा फैंसी के अंदर मत जाओ। ग्रेट। कुलदीप? मैं तो ये कहूँगा कि यार बिजनेस में तभी घुसो जब तुम्हारे पास में कैश फ्लो हो, और फिर जब बिजनेस में भी तुम जब ग्रोथ की बात करो तो एक कैश फ्लो रखो। एक चीज़ मेरे को बहुत देखने को मिलती है, वो जो भी एजेंसीज वगैरह होती है ना, उनके पास में कैश फ्लो रहता नहीं है, फिर वो अपने ना रिश्ते खराब करती हैं, ठीक है। और मेरा बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जो बिजनेसेस बिल्ड होते हैं ना, वो ट्रस्ट और रिलेशनशिप्स पे ही बिल्ड होते हैं, ठीक है। Yes. तो और उसमें सब लोग आते हैं, उसमें सिर्फ क्लाइंट्स ही नहीं आते, उसमें क्लाइंट्स भी आते हैं, आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं,
ठीक है। तो हम हमारी एजेंसी में ऐसा करते हैं कि हम कैश फ्लो रखते हैं 6 मंथ्स का। तो अगर बिजनेस आउट ऑफ कुछ हो भी जाए तो सबकी सैलरीज तो वगैरह बचता कैसे 6 महीने के लिए? ये बचाया हुआ है। ये बचाया है हमने हमारी जेब काट के, ठीक है। तो हमने हमारे चीजें कम रखी, एक्सपेंसेस कम रखे, अपने प्रॉफिट्स मतलब जहां पे हम रोक सकते थे हमारे एज अ फाउंडर हमने काफी सेक्रीफाइसेस करे, बिजनेस पर्सनल सेक्रीफाइसेस करे बिजनेस के लिए। और वो मुझे लगता है हर फाउंडर को करना चाहिए, वरना बहुत कॉमनली मिलता है कि यार सैलरीज नहीं आ रही है लोगों की क्योंकि फाउंडर के पास पैसा नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आया। ऐसा ना हम लोगों ने ना ऑलमोस्ट हमारे जितने भी ना 90% एम्प्लॉइज को हम लोगों ने कहीं दूसरी कंपनी से हम लोगों ने हायर करा है। उन्होंने ना हमें एक ही चीज का रीजन बताया कि ना वहाँ पे ना कभी भी ना फिक्स सैलरी नहीं आती थी, कि भाई कोई ने किसी ने ना एक डेट दी है ना कि 1 तारीख 10 तारीख, तो आज तक है ना उन्होंने हमें ये बोला है कि ना मोस्टली ना 50% केसेस में ये होता था कि 1 तारीख का बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं 10 को आएगी, फिर 15 को आएगी, फिर 1 महीने की छोड़ के बोले सर अगले महीने आएगी। तो ऐसा होता है। और ये हमारे साथ में ना इसके ना उल्टा हुआ, हम लोगों ने ना हमेशा कोशिश ये करी है कि हम अपनी सैलरी ला लें ना लें, ठीक है। बट आज तक अगर पिछले 4 सालों के अंदर ये हुआ है कि हम लोगों ने ना सिंगल सैलरी भी अगर डिले नहीं करी है किसी भी हमारे एम्प्लॉय की, ठीक है। तो हम ये कल्चरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ ये टीम के लिए भी हमारे लिए भी जरूरी है। हाँ। आई ऑल्सो फॉलो दिस। आप अपना पेट मत भरो, हाँ आप दाल रोटी मत खाओ, योर एम्प्लॉइज शुड गेट पेड ऑन। हाँ, इसलिए अभी हमारे ना रिलेशनशिप्स है ना पुराने वालों से भी बहुत स्ट्रांग है, वो ऑफन हमें विजिट करते रहते हैं कभी तुम ना लोगों को कभी। भी कैश फ्लो का प्रॉब्लम नहीं है? कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कल किससे सैलरी देंगे? नहीं, जैसे डाउन कि आप बता रहे थे ना डाउन टाइम, तो बीच में एक दो ना पॉइंट्स ऐसे आए थे जहाँ पे 2-3 महीने हमने हमारी सैलरीज नहीं निकाली थी, ठीक है। एक बार बहुत बड़ा हमारा ना मेजर ब्रेक आया था कि हमारी टीम पहुंच गई थी 10 लोगों तक, ठीक है। मतलब हमारे उसमें 7-8 एम्प्लॉइज हो गए थे, हम 2 थे, ठीक है। बट वो कल्चरल कुछ इश्यू हुए, चीजें हुई, तो वो डाउन चला गया, एक एम्प्लॉय बचा हमारे पास में वाह। बस, ठीक है। तो फिर अब वो उस मंथ तो बढ़िया था, बट वो सब्सिक्वेंट मंथ में आपको ना वो इफेक्ट दिखते हैं। तो वहां पे ऐसा हुआ कि हमें क्योंकि हमें क्लाइंट्स को भी मना करना पड़ा और चीजें थी, तो 2-3 महीने ऐसे रहे कि हमने हमारी सैलरीज नहीं निकाली। बट बिजनेस में तो पैसा रहेगा, ठीक है। हमारे कुछ भी होता रहे और बिजनेस में पैसा रहेगा, बिजनेस हमारे से ऊपर रखा हमने। ग्रेट। तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज रही है हमारी अभी तक Yes, सर्वाइव। it is culturally the right way to do business. I wish you all the best, and we hope to just design multiverse, go multiverse. Thank you for your time, and I enjoyed this conversation.